एपिसोड 50। हम बीड़े पर पहुंचे और मैंने दोनों हाथों का भोंपू बनाया और पूरी कुव्वत से चीख उठा, ओए कोई है? बीड़े में नस्बशुदा नन्हे से खेमे से कोई निकला और जवाबन चिल्लाया। मैंने हाथ से गाड़ी की तरफ इशारा किया और उसे हाथ लहराकर समझाने की कोशिश की कि हमें गाड़ी को दरिया के पार ले जाने के लिए उसके बीड़े की जरूरत थी। वो समझ गया। चंद ही मिनटों के बाद वो बीड़े से उतरकर खुशकी की तरफ बढ़ा। मैं समझ गया कि वो बीड़े की लाख खोलने के लिए जा रहा। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसने बीड़े का इंजन, जो गालिबन 24 हॉर्स पावर इंजन पर मुश्तमिल था, स्टार्ट कर दिया। फिजा उसकी मखसूस आवाज से गूंज उठी। कोई 5-7 मिनट बाद बीड़ा उस उभरे हुए किनारे पर आने लगा जिस पर लैंड क्रूजर खड़ी थी। तब तक हम भी अपनी गाड़ी तक पहुंच गए थे। बीड़े का सेलर इंतहाई काले और चमकदार बदन वाला तवाना शख्स था। वो मकामी लहजे में बोला, आप कौन है और दरिया के पार किसके पास जाना चाहते हैं? हम रोहेला वाली जाना चाहते हैं। किसके पास? अनवर खान दश्ती के यहाँ। मैडम ने जल्दी से कहा। वो समझ गई थी कि मुझे उस सवाल का जवाब देने में तामुल था। 500 रुपये लगेंगे, ये बड़ी गाड़ी है। ठीक है, मैडम ने कहा। गाड़ी पीछे हटाकर बीड़े पर ले आओ, उसने पानी में उतरते हुए कहा और बड़ी चाबकदस्ती और महारत से बीड़े के दोनों रस्से खुशकी पर फेंक दिए। तब मैंने देखा कि लैंड क्रूजर के दोनों तरफ कुछ फासले पर दो बड़े से चौबे कले जमीन में गड़े हुए थे। उसने दोनों रस्सों को उन खूंटों पर इस तरीके से बांधा कि बीड़ा 1 इंच भी इधर उधर हरकत नहीं कर सकता था। मैंने आज तक गाड़ी को बीड़े पर नहीं चढ़ाया था। मेरे तजब्जुब को देखकर मैडम जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठी और गाड़ी को 10-15 फुट पीछे ले गई। मैं बड़ी दिलचस्पी से ये मंजर देख रहा था। बीड़े का स्याफाम सेलर बीड़े के ऐन वस्त में खड़ा हो गया और उसने अपने दोनों हाथ फिजा में बुलंद कर लिए। वो अपनी पाटदार आवाज में बोला, बीबी ऐ हथते बुड्ढे इड्डे, हाँ हाँ ऐ सीधे आजा। मैडम उसके हाथों के इशारों और जुबानी जारी करदा हिदायत के मुताबिक गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता किनारे तक ले आई। फिर सेलर की ओके रिपोर्ट मिलते उसने बेड़े पर गाड़ी के अगले टायर गिरा दिए। बेड़े को एक झटका लगा और वो खतरनाक अंदाज में ऊपर नीचे होने लगा। गाड़ी भी हिचकोले खाने लगी। मैं दम साथ इस खतरनाक काम को देख रहा था। चंद लम्हों में गाड़ी के पिछले टायर भी जमीन को छोड़कर बेड़े के चौड़े तख्ते पर गिर गए। इस मर्तबा पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक अंदाज में बेड़ा ऊपर नीचे हुआ, मगर खैरियत गुजरी के चंद हिचकोलों के बाद उसकी हरकत थम गई। गाड़ी बखैर आफियत बेड़े के वस्त में जा खड़ी हुई। मैडम बाहर निकली और मुझे बेड़े में उतरने का हुक्म सादर करते हुए बोली, मैंने पहली मर्तबा बेड़े पर गाड़ी चढ़ाई है। व्हाट एन एडवेंचर। मैं आस्तगी से बेड़े में उतरा। सयाफाम हंस पड़ा। बेशक छलांग लगा देते, बेड़ा डूबने वाला नहीं तुम्हारे वजन से। उसने ठीक कहा था। मेरी एहतियात फजूल थी। मैडम गाड़ी से चंद कदम हटकर बेड़े के किनारे पर नस्ब चौड़े चौबी तख्ते पर खड़ी थी, जबकि सेलर बेड़े में पड़े हुए मोटे रस्से की मदद से गाड़ी को बेड़े के आहनी कुंडों के साथ बांध रहा था। मैं मैडम के पास आन खड़ा हुआ। चंद ही मिनटों में उस सयाफाम मल्ला ने हिफाजती इक़दाम से फारिग होकर बेड़े के इंजन से नबरत आजमाई शुरू कर दी। मैंने देखा कि बेड़े के एन वस्त में 2 चौड़े मुतवाजी तख्ते नस्ब थे जिन पर लैंड क्रूजर खड़ी थी। साफ जाहिर था कि ये तख्ते इसी मकसद के लिए नस्ब किए गए थे। जो ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैडम गाड़ी से बंधे हुए मोटे रस्से को पकड़कर दूसरे तख्ते पर चली गई और टांगे लटकाकर बैठ गई। मैं भी चक्कर काटकर उसके करीब पहुंच गया। शहरयार देखो, इतना बड़ा बेड़ा मैन मेड है। देखो तो इंसान कितना ताकतवर है। लकड़ियों को जोड़कर पानी के सीने पर रखता है और फिसलता चला जाता है। ये एक नाखानदा मिस्त्री की इंजीनियरिंग का शाहकार है। हे सेलर, तुमने कश्ता कब बनवाया था? बीबी जी ऐ कुछ 6 साल वेंदा पई। यानी बीबी जी इसका 6ठा साल गुजरा है। मैडम ने हैरत से मुझे देखा। 6 साल बड़ा अरसा होता है ना? मैंने ताइदी अंदाज में सर हिलाया। हम दोनों गाड़ी से कुछ फासले पर तख्ते पर पांव लटकाए बैठे थे जब कोई लिवर खींचकर सेलर ने कश्ता रवाना कर दिया। एक झटका सा लगा और फिर बेड़ा अपने मखसूस चाल से पार वाले पतन की तरफ रवा दवा हो गया। पीटर इंजन की फटफटी आवाज फिजा में गूंज रही थी, जबकि सयाफाम सेलर पीटर के करीब नस्ब छोटे से चौबी बेंच पर बैठा अपने काम में मगन था। आधा सफर तय हो चुका था, आधा बाकी था जब अचानक एक तेज कदरे बारीक मगर निहायत सर्द आवाज हमारे अकब में गूंजी। ओए तुसा कौन लोगो? हम दोनों यकबार की मुड़े। हमारे ऐन अकब में गाड़ी के सामने तख्ते पर पांव जमाए खड़ा
गठे हुए तवाना जिस्म वाला शख्स हाथ में सेमी ऑटोमेटिक गन थामे खड़ा था। उसकी शोले उगलती आंखों और गन की नाल हमारी जानिब उठी हुई थी। मैंने कनखियों से मैडम की तरफ देखा। मैडम के चेहरे पर खौफ के वाज़े आसार देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मेरे कानों में गन बरदार की चीखती हुई आवाज पड़ी, एक दूसरे को बाद में देख लेना, पहले अपने इस बाप को जवाब दो, नहीं तो मैं खून में नहला दूंगा। जल्दी करो और अपने हाथ सर पे रख लो। हमारे पिस्टल हमारी जेबों में थे और इतने मुख्तसर वक्त में उन्हें निकाल कर अकब में खड़े गन बरदार पर फायर नहीं किया जा सकता था। नाचार हम दोनों ने दूसरे की जानिब देखकर हाथ ऊपर कर लिए। मैं इस हैरत से दो चार था कि वो कहाँ से निकलकर हमारे पीछे आन खड़ा हुआ। इससे पहले ढूंढ पर मैडम के सर पर मुराद बख्श ऐसे वक्त में निकल कर सामने आया था जब किसी की मौजूदगी का वहमा हमारे दिमाग के किसी कोने खतरे में नहीं था। जिस वक्त मैडम अपनी गाड़ी को पतन से उतार कर बेड़े में सवार कर रही थी, उस वक्त मैंने बड़ी एहतियात से बेड़े का जायजा लिया था। तब सिवाय सेलर के कोई भी शख्स बेड़े में मौजूद नहीं था। एक ख्याल कूदे की तरह मेरे जहन में लपका। मैंने बेड़े में सेलर के खैमे में नहीं झांका था। खैमा मुख्तसर था, मगर उसमें इतनी गुंजाइश थी कि एक के बजाय दो आदमी उसमें लेट सकते। मुझे अस खुद यकीन हो गया कि वो खैमे के अंदर मौजूद था जिस वक्त हम बेड़े में सवार हुए थे। मैडम ने सरगोशी की, यही पीरू माची है। पीरू माची ने डांटा, खुसर पुसर ना करो, ये बताओ तुम कौन हो और इस इलाके में क्या कर रहे हो। मैंने अपनी आवाज में सख्ती पैदा करते हुए कहा, यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कौन हो और बदमाशों की तरह हम पर गन ताने क्यों खड़े हो। ये कहने के साथ ही मैंने थोड़ा पहलू बदला और कनखियों से उसे देखा। वो हमसे 5-7 फुट की दूरी पर किनारे वाले चौबी तख्ते पर खड़ा खशमगी नजरों से हमें घूर रहा था। उसकी निगाहें मैडम पर मुर्तकिज थी और नदीदापन साफ जाहिर था। ऐसे वक्त में सेलर ने सहमे सहमे अंदाज में कहा, साईं, ये मुसाफिर है, इन्हें कुछ ना कहो, मुझसे गलती हो गई कि भाड़े के लालच में तुम्हें भूल गया। बकवास ना कर और भेड़ा वापस मोड़, भाड़े की चिंता ना कर, दुगना मिल जाएगा। साईं, इन बेचारों पर रहम करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ। सयाफ आम मल्ला की आया, साथ ही उसने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। ओए मरदूद का बच्चा, मार मार कर भुड़कस निकाल दूंगा तेरा, जो कह रहा हूँ छेती कर वरना। मैंने देखा कि सेलर को डांटते हुए भी उसकी नजरें एक लम्हे को भी हम पर से नहीं हटी थी। मैं उस पर काबू पाने की तरकीब सोचने लगा। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, कौन हो तुम और ये बदमाशी क्यों कर रहे हो। पागल के बच्चे, लगता है बंदूक देखकर तेरा दिमाग चल गया। ना क्या है तेरा। मेरा नाम अजमल है, और तुम्हारा। मेरा ना सुनोगे ना तो पित्ता पानी हो जाएगा जवान। मैं पीर बख्श हूँ, दुनिया मुझे पीरू माछी के नाम से जानती है। क्यों, हो गई ना बोलती बंद तुम्हारी। ये पेंटू शर्टू नारी तुम्हारी क्या लगती है। मैडम ने दुरुस्त कहा था, वो बदनाम इलाका इश्तिहारी डाकू पीरू माछी ही था जिसकी तलाश में हम भटक रहे थे, और वो हमें बगैर किसी तगदो के मिल गया था। मगर उसकी पोजीशन हमारे लिए खासी खतरनाक थी। उसने अपना सवाल दोहराया तो मुझसे पहले मैडम बोल पड़ी, हम दोनों मियाँ बीवी हैं। मुझे उसके मुंह से निकलने वाला जुमला अजीब लगा। देहातों की औरतें कई अज़दवाजी साल गुजारने के बाद भी इतनी खुद एतमादी से अपना और अपने शौहर का तारुफ नहीं कराती जितने एतमाद से मैडम ने झूठ बोला था। मियाँ बीवी, इधर हनीमून मनाने निकले थे क्या। ना सिर्फ ये कि उसकी आवाज़ खासी खौफनाक थी, बल्कि उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज भी खासे तज़दीक अंगेज थे। उस सतह के बदमाश अपनी मज़ाइका खेज मगर डरावनी आवाज़ के बल पर लोगों को ऐसे ही डरा कर अपनी मतलब बरारी करते हैं। ओए ब्रॉयलर कुक्कड़, और बोलना, यहाँ क्या करते फिर रहे हो। उसने मेरे उम्दा और नफीस लिबास, गोरी रंगत और शहरी बोदोबाश के बायस मुझे ब्रॉयलर मुर्ग से तशबीह से नवाजा था। मैं पंजा आजमाई के बाद उसका ख्याल बदल सकता था, मगर अभी उसकी हर्जा सराइयों को सुनकर बर्दाश्त करना मजबूरी थी। मैंने कनखियों से मैडम को देखा और बोला, पीर बख्श उर्फ पीरू माची, अगर तुम में हिम्मत है तो गन अर्शे पर रख दो और मेरे हाथों में हाथ डालकर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं ब्रॉयलर मुर्गा हूँ या असली असील लंबी और मजबूत खारों वाला कुक्कड़। फिक्र ना कर जवान, तेरी हसरत जरूर पूरी करूंगा। ए नारी, जरा इधर तो जलवा दिखा अपने हुस्न का। मारे गुस्से के मेरी मुट्ठियां भीज गईं। मैडम ने मुझे आंखों ही आंखों में बर्दाश्त करने का हुक्म दिया और उसकी सिमत घूम गई। लो जी भर के कर लो जलवा मेरे हुस्न का। जी भर जाए तो बता देना, मैं रुख फेर लूंगी। मैडम के लहजे में बला की काट थी। पीरू माची को शायद इस रवैये की तवक्को नहीं थी, इसलिए वो चौंक गया। मैडम को देखकर एक जरा ठिठका और अपनी खिफत को छुपाने को बोला, बकवास ना कर,
नाम क्या है तेरा? मेरा नाम बहन जी है, क्या तुम इस नाम से पुकारोगे मुझे? मैं समझ गया कि वो अपने आजमूदा हरबे से उसे जिज करने चली थी। हाँ, कोई जवाब नहीं दिया तुमने। चलो शाबाश पीरू माची, अपनी गन नीचे कर लो, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगी। इसके साथ ही मैडम ने अपने दोनों हाथ नीचे कर लिए। मैंने उसकी तकलीद की तो वो मुझे झड़क कर बोली, क्या तुम्हें इस ऊंचे बदमाश ने हाथ नीचे करने की इजाजत दी है? नहीं ना? तो चलो, रखो अपने हाथ सर पर। मैंने जल्दी से उसके हुक्म पर अमल किया और कनखियों से पीरू को देखा। उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ तशवीश की लहर दौड़ने लगी। उसने मैडम को घूरा और घुराया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, हाथ सर पे रखो। मैडम ने अपने हाथ गोद में फैलाए और नाखूनों को देखते हुए मुंह बनाया, नहीं रखती, जो करना है कर लो तुम्हें, बड़े आए बदमाश कहीं के। पीरू माची का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने दांत पीसकर गन का रुख मैडम के सीने की तरफ किया और चेहरे के तासुरात यूं बदले जैसे गोली चलाने वाला। चलो अब ट्रिगर दबा ही दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। इस बंदूक में कितनी गोलियां होती हैं? 7। ये ब्रस्ट मारती है ना? नहीं। बोल्ट तो चढ़ा लो, कैसे ही गोली मारोगे? उसने जल्दी से गन को देखा और बेख्तियार होकर बोल्ट लिवर पर हाथ रखा। मैडम का कहकहा फिजा में गूंज उठा। पीरू माची की निदामत आमेज गुस्से से बिगड़ी शक्ल देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट तैर गई। मैडम अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। दित्ता माची तुम्हारा क्या लगता है? पीरू के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो तू दित्ते को कैसे जानती है? कौन है तू? मैं तो मुराद बख्श और जमील दस्ती को भी जानती हूँ। अब ये ना पूछना कि मैं उन्हें कैसे जानती हूँ। कहो तो तुम्हारा सारा कच्चा चिट्टा खोल के रख दूं। ऐसे वक्त में बेड़ा उस पतन पर जा लगा जिससे थोड़ी देर पहले रवाना हुआ था। मैडम उछलकर खड़ी हो गई और मुझे मुखातिब करते हुए बोली, पीरू माची अपना आदमी है, हाथ नीचे करो और बेड़े से उतरो। किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर पीरू से बातें करते हैं। क्यों पीर बख्श? पीरू माची के जहन में पैदा होने वाली कश्मकश चेहरे पर रकम हो गई। वो 2 कदम पीछे हटकर खैमे के पास जा खड़ा हुआ और चीख कर बोला, ओए ब्राइलर, वो तू उत्थे ही खड़ा रहे, नारी गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट करती है। ओए दीने, ओ मार दे दीने, चल गाड़ी के रस्ते खोल और पत्तन ला कर, चल फटाफट। मैडम ने मुझे उसका हुक्म मानने का इशारा किया और खुद रस्सा थामकर झूलती हुई गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पीरू का दिमाग वाकई फ्यूज हो गया था। उसने मैडम को ड्राइविंग सीट तक पहुंचने की मोहलत देकर अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक ली थी। उसे अंदाजा नहीं था कि गाड़ी के फर्श पर मौत उगलने वाली खतरनाक गन पड़ी थी जो सीट पर बैठते मैडम के हाथ लग जानी थी। वो बासानी खुले दरवाजे की ओट लेकर या सीट पर बैठकर अपना पिस्टल कोट से निकाल सकती थी। मैडम ने बड़ी चालाकी से छेड़छाड़ करके उसका दम खम ठिकाने पे लगा दिया था और डंक निकाल दिया था। वो मेरे मुकाबिल में चंद फुट ऊंचाई पर खड़ा मुझे घूर रहा था। नी लौंडी को समझा दे, अगर उसने को हरकत की ना तो मैं एक लम्हा भी जाए के बगैर तुझे गोली मार दूंगा। देख रही है वो, कोई हिमाकत नहीं करेगी। सेलर का नाम दीना था। माँ बाप ने दीन मोहम्मद या अल्लाह दीन रखा था, मगर जमाने ने बिगाड़कर मुख्तसर कर दिया था। दीना डरी डरी नजरों से पीरू माची की तरफ देखते हुए गाड़ी को मजबूती से बांधे गए रस्से से खोलने लगा। उसकी शक्ल से जाहिर था कि उस पर ना सिर्फ खौफ तारी था बल्कि उसे हमारी परेशानी भी लाक थी। भाड़ा जाया होने का दुख अलग से था। पीरू ने मुझे तख्ते पर बैठने का हुक्म दिया। मैं बैठा तो वो ऊंची आवाज में मैडम से बोला, गाड़ी पतन पर उतारो, जल्दी करो। जल्दी क्या है? क्या तुमने कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जाना है? पीरू की आंखें सुखड़ी, एहसास खफगी पेशानी पर मसला और फाड़ खाने वाले अंदाज में वो गाली देकर बोला, उल्लू की पट्टी, बेहतर है कि मेरे गुस्से से बच जा, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। तमीज से बात करो वरना। मैं गुस्से से बोला, वरना क्या कर लेगा हरामजादे? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मैडम ने पिस्टल निकालने या गन उठाने के बजाय सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। बेड़ा थरथराने लगा। पीरू का मारिश त्याल के बुरा हाल था। बैद ना था कि मुझे गोली मार देता। मैंने जल्दी से कहा, अभी बेड़े से उतर कर तुम्हें बताएंगे कि हम कौन है, फिर तुम्हें हमसे रवा रखे गए अपने रवैये पर शर्मिंदगी होगी, समझे तुम? वो मजीद उलझ गया, हर तुम हो कौन, बताते क्यों नहीं? अभी बताते हैं, जरा सब्र से काम लो। दीने ने अपना काम मुकम्मल कर लिया और मेरे करीब आन खड़ा हुआ। अपने मखसूस अंदाज में मैडम को गाड़ी रिवर्स करने के लिए कौशन जारी करने लगा। चंद मिनट की तगुदो के बाद गाड़ी पतन पर चढ़ने में कामयाब हो गई। मैडम गाड़ी को पतन से चंद गज दूर ले गई, फिर रोक कर बुलंद आवाज में बोली, शहरयार, मल्ला को 500 रुपए दे दो। पीरू माची ने छीनना सीखा है, देना नहीं।
शहरियार, पर तुमने तो अपना नाम मुझे अजमल बताया था, झूठ बोला मुझसे। तेरी तो। उसके मुंह से गलीज गालियों का फवारा उबल पड़ा। आंखों का तासुर यकदम बदल गया। यूं लगा जैसे उसने मुझे गोली मारने का फैसला कर लिया। मैडम चिल्लाई, पीर बख्श, इसे लेकर पतन पर आ जाओ। वो उसकी तवज्जो मुझ पर से हटाना चाहती थी, मगर पीरू की खून आशाम नजरें मुझ पर गड़ी रही। ट्रिगर पर जमी उंगली रड़सने लगी। मैं फौरी तौर पर हरकत में आया और पैरों के बल उछलकर बेड़े के एहतियात अहाती तख्ते पर कूद गया। बेड़े को जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और पुश्त के बल बेड़े के गीले फर्श पे जा गिरा। शुक्र था कि फिसलकर दरिया की यख बस्ता पानी में नहीं गिरा। मैंने उठने में गैर मामूली सूरत का मुजाहरा किया और उछलकर तख्ते पर चढ़ गया। अर्शे पर देखा तो पीरू मुंह के बल चौड़े तख्ते पर पीटर इंजन के करीब पड़ा था। उसकी गन उसके जिस्म के नीचे दबी हुई थी। वो मुझे गालियां देता हुआ उठने लगा। अभी उसने गन उठाई ही थी कि फिजा फायर की खौफनाक आवाज से गूंज उठी। पीरू तड़प कर सीधा हुआ, फिर पहलू के बल इंजन पर गिरकर दूसरी जानिब उलट गया। उसकी गन मेरी जानिब फिसल कर बेड़े के फर्श पर गिर गई। मैंने पलटकर मैडम की तरफ देखा। वो पिस्टल हाथ में थामे खड़ी थी। उसने दूसरा फायर किया। पीरू खड़े होने की कोशिश में फिर अर्शे पर गिरकर लोटपोट होने लगा। मैंने दूसरे तख्ते पर छलांग लगाई। रुक कर पीरू को बगौर देखा। वो अर्शे पर अपनी दोनों पिंडलियों को सख्ती से पकड़े बैठा करहा रहा था। मैडम की दोनों गोलियां उसकी पिंडलियों में बेबस हो गई थी और वो अमली तौर पर नाकारा हो गया था। शहरियार, इसे संभाल कर पत्तन पर ले आओ। इसे मुनासिब अल्फाज में अपना तारुफ करवाते हैं फिर। मैं तख्ते फलांगता हुआ अर्शे पर पहुंचा। उसके पहलू में भरपूर ठोकर रसीद की। उसने सर उठाकर मुझे घूरा, फिर तेज रफ्तारी से अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसका इरादा भांपते ही कंधे पर बूट की जोरदार ठोकर मारी। वो बिलबिलाकर कमल के बल गिरा और चीखने लगा तो मेरे हाथ में पकड़े हुए पिस्टल पर उसकी नजर पड़ गई। वो ठिठक कर रुका और खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगा। उठो, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और हमारा शुरू। चलो शाबाश, बेड़े से उतरो। उसने हथेलियां अर्शे पर जमाई और उठने की कोशिश की, मगर उसके हलक से चीख निकल गई। उसके दोनों पांचे खून से तर हो चुके थे और अर्शे पर भी खून गिरने लगा था। मैंने हुक्म दोहराया तो वो गुस्से और बेबसी के इम्तिजाजी लहजे में मुझे गाली से नवाज कर बोला, अबे अंधे हो क्या? देख नहीं रहे हो कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता? बस अब तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। चलो जाओ यहाँ से। ओए भोले बादशाह, चल उठ, तुमसे तो बहुत से हिसाब किताब करने हैं हमें। मैंने दांत पीस कर कहा। साथ ही मुझे एहसास हो गया कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं रहा था। मैंने उसे कॉलर से पकड़ा और 2-4 झटके दिए। उसकी गर्दन में पिस्टल की नाल चुभोते हुए आगे की तरफ धकेला तो वो बिलबिला के रह गया। मैडम ने दीना को मुखातिब करके कहा, इस बदमाश को सहारा देकर मेरे पास लाओ। दीना समझ गया था कि हम पीरू से भी कहीं ज्यादा बड़े बदमाश हैं, इसलिए आमादा बतावु नजर आया। बेड़े से उतरा और भागकर हमारे पास आया। इसकी तलाशी लो दीना, जो कुछ भी मिले निकाल लो। उसने चंद ही लम्हों में एक छोटा माउजर, चंद गोलियां, एक गरारीदार चाकू और भारी बटवा निकालकर अर्शे पर रख दिया। माउजर और गोलियां पानी में फेंक दो, पर्स अपने पास रखो और चाकू मुझे दे दो। दीने ने बिला चूं चरा कांपते हाथों से मेरे हुक्म की तामील की, फिर लरसती आवाज में बोला, साईं इसे छोड़ दो, ये बहुत जालिम है। इसे घसीट कर पतन पर ले जाओ, जल्दी करो। उसने पीरू की बगलों में हाथ डाले और खींचता हुआ पतन पर ले गया। बीड़े के बड़े तख्ते पर खून की 2 लकीरें पतन तक खिंचती चली गईं। पीरू माची के मुंह से निकलने वाली तूफानी चीखें, गालियां और धमकियां बड़ी दर्दनाक थी। मैडम नखवत से बोली, पीर बख्श बोलो, कहाँ जाना पसंद करोगे? क्या तुम्हें तुम्हारे डेरे पर ले जाकर अपना तारुफ कराऊं? मैं तुम लोगों से निपट लूंगा, तेरी तो। मैंने बेफर कर उसे लात मारनी चाही तो मैडम ने रोक दिया। नो शहरियार, गाली पर मुस्कुराना और गोली से बचना जवामर्दी कहलाती है। भौंकने दो इसे। उस गरीब को फारिग कर दो, जिसका रोजी रोटी का अड्डा हमने इस बेगैरत के खून से दागदार कर दिया है। ज्यादा पैसे दे दो बेचारे को। मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकाली। 3 नोट खींचे तो मैडम बोली, 2-4 और निकाल लो। गरीबों को दिए हुए नोट दुगने चौकने होकर वापस आते। मैंने गिने बगैर चंद नोट खींचकर दीने के हाथ पे रखे। उसने ममनून निगाहों से मैडम की तरफ देखा तो वो बोली, डरो नहीं, ये सब तुम्हारे हैं। इस मर्दूद की तरफ से भी फिक्रमंद न होना। ये आइंदा तुम्हें दिखाई नहीं देगा। क्या ये तुम्हारे खेमे में छुपा हुआ था? जी बीबी साईं। दीना ने सहमी हुई नजरों से पीरू की तरफ देखा और आंखें चुरा ली। फिर वो सराइकी में बोला, ये झोंक से नशे में लुढ़कता हुआ आया था,
اور مجھے اس پار پہنچانے کی ضد کرنے لگا۔ میں نے اسے خیمے میں سلا دیا اور کہا کہ پھیرا بن جائے تب ادھر آؤں گا، ایک آدھ سواری سے تو اس موئے بیڑے کا پیٹ نہیں بھرتا نا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ اور اپنا بیڑا دھو پوچھ لو۔ الٹے قدموں چوبی کھوٹے کی طرف بڑھا اور میڈم پر آنکھیں گاڑ کر گرہ ٹٹول کر کھولنے لگا۔ اسے شاید یہ وہم تھا کہ کہیں میڈم اسے گولی نہ مار دے۔ ایسے انداز میں اس نے دوسری رسی کھولی اور الٹے قدموں چلتا ہوا بیڑے پر سوار ہو گیا۔ اس نے انجن اسٹارٹ کرنے کے بجائے پتن کو پوری قوت سے پاؤں کی مدد سے دھکیلا۔ بیڑا پانی میں تیزی سے بہاؤ کے رخ پھسلا۔ دینا ملا بیڑے کے وسط میں کھڑا میڈم کو دیکھے گیا۔ جب 150 گز دور پہنچ کر اسے اپنے زندہ سلامت بچ جانے کا یقین ہوا تو اس نے دونوں ہاتھ فضا میں لہرائے اور حلق کے بل چیخا، بی بی مالکن، اللہ سائی تجھے بہت دے، تو جی بھر کر اپنی خوبصورت جوانی سے لطف اندوز ہو۔ میڈم نے جواباً ہاتھ لہرایا، پھر میری طرف متوجہ ہوئی۔ اسے گاڑی میں ڈال لو۔ کیسے ڈیرے پر لے کے جانا ہے؟ ہاں۔ مگر اس فضول محنت کی ضرورت کیا ہے میڈم؟ جو کچھ پوچھنا یہی پوچھ لیتے ہیں اور پھر اپنی راہ پکڑتے ہیں۔ وہ پلٹی اور چند لمحوں تک مجھے ذرا خفگی سے دیکھتی رہی، پھر تحکمانہ انداز میں بولی، جو کہہ رہی ہوں وہ کرو اور فضول مشورے نہ دو مجھے۔ میں آپ کا نوکر نہیں ہوں، باڈی گارڈ بھی نہیں ہوں، بلکہ آپ کا دوست ہوں، اور دوستوں پر حکم نہیں چلایا جاتا۔ وہ چند لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، او یس، یہ تو میں بھول ہی گئی تھی کہ تم میرے نوکر نہیں ہو۔ اچھا کرو جو کرنا چاہتے ہو۔ مجھے اس پر فخر ہوا۔ وہ گاڑی کے بونٹ پر اچھل کر بیٹھ گئی اور پسٹل سے کھیلتے ہوئے ہمیں دیکھنے لگی۔ میں نے اپنے پیروں میں پہلو کے بل لیٹ کر کرہاتے ہوئے پیرو ماچھی کی پسلیوں میں زوردار ٹھوکر ماری اور غرا کر کہا، اوے حرامزادے، سیدھا ہو کر بیٹھو، یہ کیا عورتوں کی طرح باں باں کر رہے ہو؟ ٹانگوں میں گولیاں لگی ہیں، کچھ سینے میں نہیں لگی کہ چیخنے چلانے لگے۔ اس کا چہرہ تکلیف کی شدت سے بگڑ چکا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ اسے بغور دیکھا۔ وہ درمیانے قد کا گٹھے ہوئے بدن کا مالک تھا۔ اس نے بڑی نوکدار اور غیر ترشیدہ مونچھیں رکھ چھوڑی تھی جو اس کی دہشت میں اضافہ کرتی تھی۔ چوڑی رمبی مارکا قلمیں، گھنگریالے لمبے سیاہ بال اور سرخ ڈوروں والی موٹی موٹی آنکھیں اس کی شکل کو خاصا خوفناک بناتی تھیں۔ میں نے اسے 2-4 ٹھڈے مارے تو وہ بلبلا کر بولا، او کیا مصیبت ہے تجھے؟ بلا وجہ کھوتے کی طرح دولتیاں کیوں جاڑ رہے ہو؟ میڈم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ پیرو اپنی ایک ٹانگ پکڑے کرہا رہا تھا۔ میں نے اس کی دوسری ٹانگ پر عین زخم والی جگہ پر بوٹ کی ٹھوکر دے ماری۔ وہ چیخ مار کر دوسری جانب الٹ گیا۔ میں اس کے قریب بیٹھا۔ پیرو، مجھے تجھ سے کوئی دشمنی نہیں ہے اور نہ میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مجھے چند سوالوں کے جواب درکار ہیں۔ اگر صحیح بتاؤ گے تو تمہیں زندہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، ورنہ میرے ہاتھوں جہنم واصل ہونے والے تم پہلے شخص نہیں ہوگے۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ سوال نہیں، صرف جواب۔ تم اس پار کس کے پاس گئے تھے؟ اس نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور تکلیف دباتے ہوئے بولا، اپنے ایک دوست کے یہاں گیا تھا۔ کیوں؟ تمہیں کوئی اعتراض ہے کیا؟ اس کی آنکھوں نے چغلی کر دی کہ وہ مشکل پسند انسان تھا۔ میں نے پسٹل کوٹ کی جیب میں ڈالا اور گراڑی دار چاقو نکال لیا۔ وہ شاید کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا۔ جو ہی میں نے چاقو کھولنا چاہا، اس نے پوری قوت سے اپنا آہنی مکہ میرے جبڑے پہ دے مارا۔ مجھے چونکہ رد عمل کی توقع نہیں تھی، اس لیے میں سنبھل نہ پایا اور پہلو کے بل زمین پہ گر گیا۔ یوں لگا جیسے میرا جبڑا ٹوٹ گیا ہو۔ درد کی کٹیلی لہر میرے تن بدن میں دوڑ گئی۔ میں نے اٹھنے میں دیر نہ کی، مگر تب تک وہ بھی گھٹنوں کے بل کھڑا ہو چکا تھا۔ میڈم نے تالی بجائی اور چہکی، پیر بخش، ایک دم مزہ آ گیا، ونس مور۔ میرا جسم سلگ اٹھا۔ ایک نظر میں نے میڈم کو دیکھا جو بچوں کی طرح خوشی سے مچل رہی تھی۔ پیرو مجھ پر اپنی سرخ آنکھیں جمائے زخمی سانپ کی طرح پھنکارا تھا۔ میں نے چاقو کھولا۔ کڑکڑ کی مخصوص آواز سنائی دی۔ تھوڑی مایوسی ہوئی کہ چاقو کا پھل تیز دھار نہیں تھا، مگر کام چلتا تھا۔ پیرو اشتعال انگیز انداز میں بولا، مجھے 2 گولیاں لگی ہیں جن کی وجہ سے میں پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تم ٹھیک ٹھاک ہو، پھر بھی ہتھیار کا سہارا لیتے ہو۔ ہمت ہے تو چاقو پرے پھینک کر میرے قریب آؤ۔ تمہاری بانسری نہ بجا دوں نا تو میرا نام بھی پیرو ماچھی نہیں۔ ہاں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس کا چیلنج قبول کرتے ہوئے چاقو بند کر کے جیب میں ڈالا اور قدم بڑھایا۔ قریب پا کر اس نے پوری قوت سے میری ناف کے نیچے مکہ مارا۔ میں آگے کی جانب جھک گیا، جس سے میرے جسم کا درمیانی حصہ پیچھے ہو گیا اور اس کا وار خطا گیا۔ وہ اپنی جھونک میں میری جانب گرنے لگا تو میں نے اچھل کر اپنی کوہنی اس کے سر پہ رسید کر دی۔ اس کے حلق سے چیخ نکلی اور دھڑام سے وہ میری ٹانگوں کے بیچ منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔
میں نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر اس نے اچانک الٹے ہاتھ میز سے میرے پیر تھام لیے۔ میں اس کے پیروں کے قریب منہ کے بل جا گرا۔ شکر ہوا کہ میں نے اپنا منہ زمین پر لگنے سے بچا لیا تھا، ورنہ میں جس تیزی سے گرا تھا میری ناک کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ میں نے کروٹ بدلی۔ میرا بایاں پیر اس کی گرفت سے نکلا مگر دایاں اس کی مضبوط گرفت کی وجہ سے مڑ گیا۔ میرے منہ سے سسکاری برآمد ہوئی۔ میں نے ٹانگ جھٹکی مگر کمبخت کی گرفت خاصی مضبوط تھی۔ میں نے الٹی کروٹ لی اور اس کے اوپر جا گرا۔ اس کی ٹانگ کے زخم پر کوہنی ماری۔ وہ بلبلا اٹھا مگر اس نے میرا پیر نہ چھوڑا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں بار بار جھٹکے دینے لگا، جس کے نتیجے میں میرے حلق سے چیخیں برآمد ہوتی چلی گئیں۔ اس نے حلق پھاڑ کر مجھے ماں کی گالی دی اور اشتعال انگیز لہجے میں بولا، اوئے برائلر، اب بول تیری تو، اگر تو اپنے باپ کی اولاد ہے نا تو اٹھ کر وار کر اپنے باپ پیرو ماچی پہ، اور اوئے لومڑی کی بچی، اب بھی تالیاں بجانا تو، اپنے یار کی حالت دیکھ کے سیٹیاں مار۔ میں بے بسی سے اوندھے منہ پڑا اس کے خونین شکنجے سے نکلنے کی فوری ترکیب سوچنے میں ناکام ہو رہا تھا۔ میڈم ایک لمحے کو بھی پریشان نہ ہوئی بلکہ اس نے تالی بجا کر کہا، میں داد دینے میں کنجوسی نہیں کرتی پیر بخش، تم نے بہت عمدہ داؤ کھیلا ہے۔ اسلحہ تھام کر لڑنا تو ہر کسی کو آتا ہے کھوتے کی اولاد۔ میرے پاس چاقو نکالنے کے سوا چارہ نہ رہا تو میں نے جبڑے بھینچے اور بجلی کی سی تیزی سے اپنی جیب سے چاقو نکالا۔ کھولنے کے لیے سر بلند کیا تو میڈم کی طنزیہ آواز میرے کانوں میں پڑی، نو شہریار، یہ مردانگی نہیں، تم نے اپنی مرضی سے چاقو فولڈ کر کے جیب میں ڈالا تھا، دس از ناٹ فیئر۔ پیرو ماچی کو بھی میڈم کی آواز سے میرے ہاتھ میں چاقو کی موجودگی کا علم ہو گیا اور وہ خبردار ہو گیا۔ تبھی عین اسی لمحے اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بدن کا پورا زور میرے پاؤں پہ ڈال دیا۔ میرے حلق سے نکلنے والی چیخ میرے دماغ کے نہا خانوں میں اس شدت سے گونجی کہ چند لمحے تک میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی۔ چاقو میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، ایسا لگا جیسے میری ٹانگ گھٹنے سے علیحدہ ہو گئی ہو۔ پھر میں نے فیصلہ کن انداز میں نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی دوسری ٹانگ کو ہوا میں اٹھایا اور کوشش کی کہ اس کی کمر پر جما سکوں، مگر کامیاب نہ ہوا اور ٹانگ ہوا میں لہرا کر دھڑام سے پیرو کی ٹانگ پہ گری۔ اس نے میرے پاؤں کو زوردار جھٹکا دیا۔ مجھ پر مایوسی حملہ ہونے لگی تھی۔ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے کوئی مضبوط داؤ پیچ میرے دانست میں نہیں تھا۔ غیر ارادی طور پر میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کی سمت بڑھایا، اپنی چھاتی کو تھوڑا بلند کیا۔ میرا ہاتھ بدقت پیرو کے پاؤں تک پہنچا۔ اس کے پیر کو ٹٹولتے ہوئے میں نے زخم تلاش کیا۔ تب تک وہ چوکنا ہو گیا تھا۔ اس نے چاہا کہ اپنی ٹانگ میرے نیچے سے کھینچ لے مگر میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ جو ہی مجھے اپنی انگلیوں پر خون کی چپچپاہٹ محسوس ہوئی، میں نے کھڑی انگلی اندھا دھند اس کی پنڈلی پہ مارنی شروع کر دی۔ دوسرا یا تیسرا وار کارگر ثابت ہوا اور میری انگلی کی ضرب عین گولی کے زخم پہ لگی۔ اس کے حلق سے غراہٹ نکلی اور اس نے میرا پاؤں چھوڑ دیا۔ بے ساختہ تڑپ کر مڑا اور اس کی پنڈلی میری ٹانگ کے نیچے سے نکل گئی۔ یہ مرحلہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا مگر زندگی کی بازی کھیلتے ہوئے ایسی ٹیسوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ وہ آزاد ہو گیا۔ میں بھی چند لمحوں کے لیے اس کی گرفت سے نکلا تھا مگر میں کوئی حرکت نہیں کر پایا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے میری ٹانگ ابھی تک اس کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے تمام تر وزن کے ساتھ میری پیٹھ پر آن گرا۔ میرا سینہ یک لخت پچکا، سانس غیر معمولی رفتار سے نتنوں سے خارج ہوئی۔ دوسری افتاد یہ پڑی کہ اس نے میری گردن پر زوردار مکہ رسید کر دیا۔ ایک دوہری تکلیف ہوئی، ایک گردن کے پیچھے، دوسری ناک زمین پر لگنے کی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ ابھی میری ٹانگ حرکت کے قابل نہیں ہوئی تھی کہ اس نے میرے بازو کی مچھلی پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا اور حلق کے بل چیخا، اٹھ مائی کے لال، اپنے باپ پہ ہاتھ ڈال، اپنی جوانی کا زور دکھا، نہیں تو ناک زمین پر رگڑ کر پیرو ماچی سے معافی مانگ لے۔ وہ میری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور سخت جان واقع ہوا تھا، وگرنہ دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگنے کے بعد اتنی سرعت سے حرکت کی توقع کسی گوشت پوست کے انسان سے نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ زمین پر ٹکائے، سانس روکی اور دانت کچکچا کر اوپر اٹھنے کی کوشش کی۔ گھٹنے کے عقب میں تیز ٹیس اٹھی اور سر چکرا گیا۔ اس نے مجھے متحرک دیکھ کر میری گدی پر دوسرا مکہ جڑ دیا۔ یہ پہلے والے سے کم جاندار تھا، شاید اس وجہ سے کہ میں اوپر اٹھ کر اس کے زیادہ قریب ہو گیا تھا۔ میڈم کی حوصلہ افزائی میرے کانوں میں اتری، گڈ، ویل ڈن، لیو دا لینڈ ود نیو کرنٹ ڈارلنگ۔ اس کے مکوں کا دائرہ کار گردن سے بڑھ کر کھوپڑی کے عقبی حصے تک پہنچ گیا تو میرا ذہن جھنجھنا اٹھا۔ میں دیوانہ وار اٹھا اور پیٹھ پر لدے اس زخمی ریچھ کو جھٹکنے میں کامیاب ہو گیا مگر اپنے پیروں پر کھڑا نہ رہ سکا اور تیورا کر پھر منہ کے بل جا گرا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا مگر لاشعور میں پیرو ماچی کا ہولناک قرب خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے گرتے ہی دائیں پہلو کے بل 2-4 کروٹیں لی اور پیرو سے دور گاڑی کے عقبی ٹائر کے قریب پہنچ گیا۔
میرے کانوں میں پیرو کی آواز گونجی، کتے کا بچہ دور کیوں بھاگتا ہے؟ نر کا بچہ تو میرے قریب آ، تیری تو۔ اس کے منہ سے نکلنے والی غلیظ گالی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں پڑی اور میں بھڑک کر اٹھا۔ زور کا چکر آیا تو میں سر تھام کر ٹائر کی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پیرو کا عکس میری آنکھوں کے سامنے رقصا تھا۔ میں نے اس پر نظریں جمانے کی کوشش کی مگر ناکامی ہوئی۔ وہ ہاتھوں کے تضیق آمیز اشاروں سے مجھے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ 50 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 51 سماعت فرمائیں۔